सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आई टी श्री सिटी के कंप्यूटर ब्रांच में। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, जिसमें कल हमने खत्म कर दिया था पहला पार्ट विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1 एंड दूसरा पार्ट विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 2। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स और आज हम कोशिश करेंगे दैट वी कैन फिनिश द टॉपिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38। So question number 38 says that in the preparation of H2SO4 by contact process, why is SO3 not absorbed directly in water to form H2SO4? तो अगर आपको याद है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम ओलियम फॉर्म करते हैं, राइट? जब हम SO3 में हम वापस H2SO4 ऐड करते हैं, लेकिन हम ये क्यों करते हैं? वाई कांट वी जस्ट ऐड SO3 प्लस H2O जो कि हमें वापस H2SO4 ही देगा। तो इसका रीजन ये है कि जो ये वाला हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन है ये होता है एक्सोथर्मिक। ओके, सो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ऑलराइट, और क्योंकि ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है तो क्या होता है कि वहां पर ये जो एसिड है ये मिस्ट की तरह फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा जो तुम्हारा पूरा वो है और फिर उसमें ऐसे क्लाउड 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 टाइप वो फॉर्म हो जाता है। ओके, तो इसी रीजन की वजह से तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस रिएक्शन फॉर्म्स एसिड मिस्ट। सो इस दोनों कॉजेस की वजह से, जो कि ये कॉज नंबर 1 है एंड दिस कॉज नंबर 2 है, इसकी वजह से वी डू नॉट यूज SO3 प्लस वाटर वाला रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39th क्वेश्चन पे। तो 39th क्वेश्चन सेज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन शोइंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो हमने पढ़ा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो जनरली होता है प्लैटिनम का कैटलिस्ट। ठीक है, एंड रिएक्शन कुछ ऐसा है कि हम अमोनिया यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम उस कैटलिस्ट में, और यहाँ पर वो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन रहता है, राइट? और उसके साथ हम दे देते हैं NO प्लस H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 इधर डाल दो, 5 इधर डाल दो और 4 इधर डाल दो और 6 इधर डाल दो। सो दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, और टेम्परेचर होता है अराउंड 500 केल्विन एंड इसका प्रेशर होता है अराउंड 9 बार्स। ठीक है, तो एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन हम यूज करते हैं प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट एंड 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर पे वी परफॉर्म दिस रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे अगर हम फोकस करें, so what does question number 40 tell? It tells कि write the structure of pyrophosphoric acid. Now structure लिखने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए कि pyrophosphoric acid का molecular formula क्या होता है। तो if we talk about pyrophosphoric acid, तो इसका जो molecular formula होता है वो होता है H4P2O7 O7। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि तुम लेते हो दो फॉस्फोरिक एसिड्स और उन दोनों के बीच में क्या कॉज करा देते हो? डिहाइड्रेशन, एंड तुम्हें कायदे से पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है, राइट? अब दो फॉस्फोरिक एसिड क्या हुआ? पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच। तो ये हमारे दो फॉस्फोरिक एसिड है, इन दोनों के बीच में अब तुम क्या कर दोगे? डिहाइड्रेशन कर दोगे, तो ये वाला पार्ट निकाल दो, डिहाइड्रेशन। ठीक है, और एक बार तुमने इसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ ओ एच ओ एच, एंड
इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो दो फॉस्फोरिक एसिड जो कि H3PO3 PO4 होता है, H3PO4, उसमें तुम डिहाइड्रेशन कॉज करोगे, हीटिंग करोगे, एंड दैट विल गिव यू H4P2O7। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PH3 फॉर्म्स बबल्स, क्वेश्चन नंबर 41। PH3 forms bubbles when pass slowly in water, but NH3 dissolves. Explain why. तो अमोनिया की केस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन। और वाटर अगर हम देखें, हाइड्रोजन, राइट। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में से वो हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं, इसीलिए अमोनिया वाटर पे डिसॉल्व होता है। क्या होता है कि ऐसे ऐसे जाके वो बॉन्ड बना देता है अमोनिया, तो इसी कारण वो डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर हम फॉस्फीन के केस में देखें, तो फॉस्फीन के केस में फॉस्फोरस है, PH3 है, राइट। एंड फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, राइट। इन PH3 phosphorus does not show H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग ये शो नहीं करते, इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और सॉरी, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और वो बबल्स के फॉर्म पे बाहर आ जाते हैं। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42। So question number 42 tells in PCl5 phosphorus is sp3 hybridized state, but all of its 5 bonds are not equivalent. Can you justify your answer? तो PCl5 का हमें ये याद है कि PCl5 में जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके, उसमें ये काइंड ऑफ एक प्लेन रहता है, राइट। ये प्लेन रहता है। तो हमें पता है कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो ये वाले बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड्स। अब हमें ये पता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स is not equal to length of axial bonds, right? And this is the primary reason कि why all the 5 bonds are not equivalent, क्योंकि दो bonds जो है axial होते हैं और बाकी के equatorial होते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Okay, so question number 43 tells why is nitric oxide paramagnetic in gaseous state, but the solid obtained on cooling is diamagnetic. तो नाइट्रिक ऑक्साइड पहली चीज क्या होती है, NO2 होता है, दैट इज आर नाइट्रिक ऑक्साइड। अब NO2 का खासियत ये है कि ये अगर गैसियस स्टेट में है तो क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा। ठीक है। बट अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें तो क्या होता है, दो NO2 आके कंबाइन करके डाइमर बना देते हैं। सो गैसियस स्टेट में क्या है, इट स्टेज एज अ मोनोमर। और अगर हम देखें इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इट टू NO2s कंबाइन टू फॉर्म अ डाइमर। और वो कॉम उसका बाद में स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर बन जाता है NNO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सो दैट इज N2O4 बन जाता है वो। ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई हम देखते हैं कि सॉलिड ऑब्टेन होता है। अब यहाँ देख सकते हो कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाई इज नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, ये लोन पेयर बचा है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं और ये सब बचे हैं। यहाँ पर देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोनोमर के केस में देर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
और अगर हम डाइमर के केस में देखें, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन वाई हम देखते हैं कि जो हमारा NO होता है, NO2, तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, वेरएज अगर हम सॉलिड में देखें, जब वो डाइमर फॉर्म करके N2O4 बन जाता है तो वो डायामैग्नेटिक बन जाता है। ओके, नाउ गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 44। Give a reason to explain why ClF3 exists but FCl3 cannot exist। ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, अगर आपको याद है तो दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, उसका साइज इज बिगर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का साइज क्योंकि फ्लोरीन से बड़ा है, इसीलिए इट कैन अकोमोडेट 3 फ्लोरीन अराउंड इट। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बड़ा है वो ज्यादा वो हो सकता है। अगर हम इसका उल्टा देखें, इफ वी सी FCl3, तो फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज का है, राइट। तो अब वो छोटे साइज का है क्लोरीन के कंपेयर टू, तो वो क्लोरीन को अपने अराउंड ले ही नहीं सकता क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है फ्लोरीन के अराउंड। सो दैट इज अ सिंपल रीजन व्हाई पी ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट, क्योंकि क्लोरीन के अराउंड उतना स्पेस है कि वो 3 फ्लोरीन्स को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन के अराउंड इतना स्पेस नहीं है कि वो 3 क्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर हम देखें, आउट ऑफ H2 एंड HS विच वन हैज अ हायर बॉन्ड एंगल एंड वाई। तो अगर हम ये देखें H2O और H2S, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है ये एंड ये वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम देखें तो इसका आता है अराउंड 92% के करीब और इसका होता है 104.5 डिग्रीज के करीब। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल BA है ना H2O का इज ग्रेटर देन BA ऑफ H2S। अब बात आते हैं रीजन पे, तो रीजन क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन्स मोर देन सल्फर। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लगाया हमने, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इसके केस में उतना नहीं जाएगा क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन। हेंस रिपल्शन will be will be there between oxygen and hydrogen atoms, एंड इसीलिए वो रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन पड़ रहा है कम करने के लिए वो अपना बॉन्ड एंगल बढ़ा देता है। ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड व्हाई H2O हैज अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन H2S। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 इज टेलिंग कि SF6 इज नोन बट SCl6 इज नॉट नोन। ठीक है, अब इसका लॉजिक इज वेरी वेरी सिमिलर टू ClF3 एग्जिस्ट बट व्हाई FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, सल्फर बड़ा एटम है और क्या है, फ्लोरीन इज स्मॉल, सल्फर इज बिग, फ्लोरीन इज स्मॉल। अब क्योंकि फ्लोरीन इज स्मॉल है, देयरफॉर 6 फ्लोरीन्स कैन बी अकोमोडेटेड अराउंड सल्फर। अब सल्फर बड़ा है लेकिन क्लोरीन भी तो बड़ा ही है, नो, Cl इज ऑल्सो बिग, है ना। अब क्योंकि दोनों बड़े हैं
तो सारे के सारे तो नहीं आ सकते, 6 के 6। ऑल 6 chlorines cannot be accommodated, and that is the reason SF6 is known, but SCl6 is not known. Okay. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सो ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। ओके, तो हमारे पास दो रिएक्शन है। 47, फॉस्फोरस क्लोरीन। तो हमें पता है कि एक में PCl3 आता है और P4 प्लस एक में आता है PCl5, और दोनों केसेस में क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरीन है। तो जब PCl6 5 वाला लिखें हम, तो उसमें क्या है, हमें लग रहा है 10 क्लोरीन एटम्स, और वो 4 फॉस्फोरस के दे रहा है। ठीक है, 6 क्लोरीन एटम्स 4 उसके दे रहे हैं। सो दीज टू आर द रिएक्शंस। ओके, हैलाइड A is a yellow color phosphorus powder and halide B is a 4 color वो liquid। ओके, अब इन दोनों में से A और B क्या है? ओके, तो A उन्होंने बोला इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर जो कि होता है PCl5। सो PCl5 जो है वो A है हमारा, और PCl3 जो है वो B है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई A B। तो A इज PCl5, B इज PCl3, एंड राइट द फॉर्मूला जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। ओके, तो PCl5 को जब तुम हाइड्रोलाइज करो तो वो देता है H3PO4, एंड PCl3 को जब तुम हाइड्रोलाइज करो तो वो क्या देता है, वो देता है H3PO3। ओके, तो ये हमें देता है फॉस्फोरिक एसिड और ये हमें देता है फॉस्फोरस एसिड। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सो क्वेश्चन नंबर, इन द रिंग टेस्ट Fe reduces nitrate ion to nitric oxide which combines with Fe+2 to form a aqueous con। क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा है। ओके, एंड क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है, इसीलिए मैं वो इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। So question number 49 is telling, explain why the stability of oxoacids of chlorine increases in the order given below। Okay, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है, अब इसकी वजह से हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे हम देख सकते हैं ClO माइनस बनेगा, ClO2 माइनस बनेगा, ClO3 माइनस बनेगा एंड ClO4 माइनस बनेगा। तो जैसे हम इस साइड से इस साइड में जाएंगे, एज वी गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस, द चार्ज प्रेजेंट ऑन क्लोरीन reduces। and why it reduces? क्योंकि number of oxygen increases and क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तो ऑल द चार्ज विल बी पुल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, वेरी सिंपल लॉजिक। अब इससे क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगा, है ना। अब देखो ये स्टेबिलिटी क्या है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल, राइट। क्योंकि यहां पर क्लोरीन पे सबसे ज्यादा चार्ज है, यहाँ क्लोरीन पे सबसे कम चार्ज है। अब अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम याद करें तो जिसका ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा एसिडिक होता है, एंड इसीलिए हमारा जो एसिड का ऑर्डर है वो है HClO, HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ओजोन इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ओके,
तो ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। बेसिकली रीजन ये है कि जब हम ओजोन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा कुछ होता है, सब ये राइट। तो ओजोन का क्या है कि जब ओजोन डिकम्पोज होता है, ठीक है, ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन क्या करता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है और हीट भी लिबरेट करता है, ठीक है, इंक्रीजेस एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड रिलीजेस हीट। अब क्योंकि ये एंट्रोपी इंक्रीज करता है तो हम जान सकते हैं कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, और क्योंकि वो हीट रिलीज करता है डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब हमने गिब्स वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी, तो ये क्या होगा, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट, हमने पढ़ा था। अब ये भी नेगेटिव है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, तो ये जो पूरा चीज है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज हाई, वेरी हाईली नेगेटिव, डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव। अब बिकॉज डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो चीज है ये थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल, अनस्टेबल है, and that is the reason why ozone is less stable than oxygen. 51st reaction, P4O6 react with water according to the equation P4O6, here equation दिया है, calculate the volume of 0.1 MaOH and 0.1 molar NaOH solution required to neutralize the acid by dissolving 1.1 gram ऑफ ये, ठीक है। तो तुम्हें बोला है, ये इक्वेशन दिया है, ओके, 50th इज गिवन P4O6 प्लस 6H2O gives rise to 4H3PO3, ओके, दिस इज द इक्वेशन गिवन। जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे इसको, ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिड फॉर्म, तो दिस इज द एसिड। अब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, H3PO3 plus NaOH gives rise to Na2HPO3 plus 2 water, ठीक है। तो हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन 1 और हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रलाइजेशन का बैलेंसिंग, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, ओके। तो पहली चीज कर देंगे कि ये पूरे रिएक्शन को हम कर देते हैं इनटू 4 ताकि ये और ये कट जाए, ओके। तो फिर क्या होगा कि आएगा P4O6 प्लस 2NaOH, 2 इंटू 4 है तो 8NaOH गिव्स राइज टू, देखो यहाँ 6H2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ 8H2, तो H2O2 बचेगा इस साइड में, प्लस Na2HPO3। तो ये रहा फाइनल NaOH रिएक्शन। अब तुम्हें जानना है कि तुम कितने मोल्स ऑफ पीओ, तो ये इक्वेशन पे तुम काम करोगे। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो तुम्हें कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए जब तुम्हारे 0.1 मोलर यूज कर रहे हो, जब तुम 1.1 ग्राम ऑफ P4O6 यूज करोगे, ठीक है। तो हम यहां देख सकते हैं 1 मोल ऑफ P4O6 काइंड ऑफ इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। 1 मोल होता है 8 मोल से। तो अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं ये कितना मोल्स है, तो 1.1 और फास्फोरस का होता है 220, तो ये क्या है 1 बाय 200, 1/200 फॉर्म होगा ये, ठीक है, 1.1 बाय 200 ये फॉर्म होगा। तो 1 मोल ऑफ P4O6 8 को करता है, तो 1/200 मोल्स X चाहिए होगा, ठीक है।
तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 8/200 मोल्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं 1.1 ग्राम ऑफ P4O6 will require 8/200 moles of NaOH। ठीक है, 8/200 moles of NaOH। अब तुम्हें मोल्स मिल गया है, तुम्हें मोलारिटी दिया है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो मोलारिटी का डेफिनेशन लगा दो। तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ रहा है 8/200, वॉल्यूम इधर ले आओ, मोलारिटी इधर ले आओ, 0.1 मोलर 25। तो ये आ रहा है 0.4 लीटर्स के करीब आएगा, राइट, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर्स लेते हैं हम मोलारिटी के कैलकुलेशन के लिए। एंड दैट इज इक्वल टू 400 ml। सो द वॉल्यूम ऑफ NaOH, 400 ml of NaOH is required to neutralize 400 ml of is required to neutralize 1.1 gram of P4O6। ठीक है, तो एक बार अगर फिर से मैं समझा दूं, तो हमने क्या करा है, हमें पहला रिएक्शन दिया है, फिर हमें जो ये एसिड है, इस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन ये दिया है, फिर हमने दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया ताकि हमें एक फाइनल रिएक्शन मिले। ठीक है, जिसमें हम P4O6 और NaOH का रिलेशन पा सके। और फिर तो सिंपल मोलर वो है कि हम देख सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल P4O6 का न्यूट्रलाइज हो रहा है 8 मोल्स NaOH से। अब वो बोल रहे हैं 1.1 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज 1/200 मोल्स। तो बस फिर तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड निकाल दिया, फिर तुमने मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के तुमने वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, दैट इज द 51st क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब white phosphorus reacts with chlorine and the product hydrolyzes in the presence of water. Calculate the mass of HCl obtained by the hydrolysis of the product formed with the reaction of 62 grams of white phosphorus with chlorine in the presence of water। तो हमने देखा था 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पहले कि P4Cl2 के साथ दे देता है PCl3, जहां पर ये होता है 6 और ये होता है 4, राइट। अब इसके आगे का क्या बोल रहे हैं कि PCl3 को फिर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये क्या देता है, ये देता है H3PO3 और HCl को। इसको भी अगर हम बैलेंस करें तो ये होगा 3 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा। हाँ, तो बैलेंस हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कायदे से आगे का दिया है कि हमें इसका मास दिया है, ठीक है, और हमें देखना है कि कितना ये आ रहा है। मतलब हमें दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, क्योंकि हमें फास्फोरस और HCl के बीच का रिलेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि हमें मिलेगा P4 प्लस 6Cl2, ठीक है, प्लस 12H2O, ये क्या देगा 4H3PO3 प्लस 4PCl3। ठीक है, अब वापस दिस इज जस्ट नॉर्मल वो रिएक्शन। तो अगर हम देखें 31 इंटू 4 जो कि होता है 124 ग्राम्स, वो दे रहा है हमें 12 इंटू 36.5 विच इज इक्वल टू 438 ग्राम्स। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 124 ग्राम ऑफ P4 gives rise to 438 grams of HCl। ओके, अब उन्होंने खाली इतना बोला है कि 62 ग्राम्स कितना देगा, X देगा। तो X कितना होगा 62 इंटू 438 डिवाइडेड बाई 124। ठीक है, अब इसका मैथ्स आप कर लेना, बट दिस इज द आंसर।
ठीक है, तो हमने वापस यही करा है जैसा हमने पिछला वाला सॉल्व किया, कायदे से हमने वही करा है यहाँ पर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट द डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ द ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन इन विच नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं, तो ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे, होता है नाइट्रस एसिड, ये फिर होता है नाइट्रिक एसिड, और ये होता है फिर हाइपोनाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड बेसिकली हमें पता है होता है HNO2, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, राइट, और ये होता है H2N2O2। ठीक है, अब इसमें तुम्हें देखना है कि नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो इसमें। ओके, तो दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब तुम्हें इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बनाना है। तो अगर तुम इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बनाओगे तो वो होगा HNO3 + H2O + NO। ठीक है, बैलेंस कर लेना, बट दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ओके, 54th question. 54th question, nitric acid forms an oxide of nitrogen on reaction with P4O10. Write the reaction involved and also write the resonating structures of the oxide of nitrogen that is formed. तो हमें पता है कि HNO3 प्लस P4O10 देता है हमें HPO3। ठीक है, HPO3, और उसी के साथ वो क्या दे देता है, वो देता है N2O5। अब द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो है हमारा N2O5, ये वाली चीज। अब वो बोल रहे हैं राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O5। तो क्या होता है कि N2O5 का स्ट्रक्चर ये है, राइट। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये क्या हो सकता है कि ये चार्ज यहाँ आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है। सो दैट विल गिव अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच लुक समथिंग लाइक NO, N, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O। So these are the two resonating structures। ठीक है, next as phosphorus has 3 allotropic forms: white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Write the difference between white and red phosphorus based on their structure and reactivity। ठीक है, तो अगर हम देखें व्हाइट फॉस्फोरस को, सॉरी ये 55 है। ओके, सो व्हाइट फॉस्फोरस होता है कि बेसिकली हमें ये पता है कि व्हाइट बनता है पहले रेड और फिर वो बन जाता है ब्लैक। ठीक है, तो पहली चीज हम लिख सकते हैं व्हाइट की, और यहाँ रेड, इट इज द लीस्ट स्टेबल। ठीक है, लीस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल देन व्हाइट। ठीक है, हाईली रिएक्टिव, व्हाइट इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और रेड इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, और फिर वो बोल रहे डिफरेंस बिटवीन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, तो रिएक्टिविटी तो व्हाइट इज हाईली रिएक्टिव एंड रेड इज लेस रिएक्टिव। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें होता है टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, और इसमें होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर हमने कल के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि फॉस्फोरस ये स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये है। ठीक है, और ये होता है और ये यहां पर ऐसे हो जाता है, सेम स्ट्रक्चर ऐसे आगे को कंटिन्यू करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव एन एग्जाम्पल टू शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें कि नाइट्रिक एसिड का हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इफेक्ट दिखाना है, तो सबसे प्राइम एग्जांपल जो कायदे से है इस रिएक्शन का, तो वो है जब तुम कॉपर में डाइल्यूट HNO3 डालो तो वो देता है CuNO3 और NO। ठीक है, वाटर भी देता है लेकिन मेन तो यही दोनों है। उसी कॉपर में जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो वो क्या देगा, वो भी CuNO3 देगा, लेकिन अब वो क्या देगा कि वो NO2 देगा। अब NO में N का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, और NO2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो इसी से हम क्लियरली ये दे सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उतना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 57। PCl5 reacts with finely divided silver on heating and a white silver salt is obtained which dissolves on aqueous aqueous NH3 solution. Write the reactions that happen. तो क्या होता है, PCl5 को जब तुम सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या देता है, AgCl देता है एंड PCl3 देता है। ठीक है, अब वो जो बोल रहे सिल्वर सॉल्ट वो AgCl है, और AgCl को जब हम एक्वेस अमोनिया में डालते हैं तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर ये है ये सोल्यूएबल है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है EgNH3 ट्वाइस, और Cl जो AgCl से आ रहा है वो वाला Cl। So this is the complex compound that is formed over here. Okay? और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो phosphorus forms a number of oxo acids. Out of these oxo acids, phosphenic acid is a strong reducing property. Write its structure and also write the reaction showing its reduction behavior. तो सबसे पहले हमें जानना है phosphenic acid। ठीक है, तो नब लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फेनिक एसिड। तो फॉस्फेनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो है H3PO2। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO2 है। अब अगर हमने फॉस्फोरिक एसिड का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा था तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। ये आपके दो सेटिस्फाई हो गए, बाकी दो H हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड, राइट। अब हमें देखना है या लिखना है अ रिएक्शन दैट इज शोइंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड। तो एक रिएक्शन जो है वो है, यहां लिख देते हैं दूसरे कलर में, AgNO3 प्लस H3PO2 जो कि फॉस्फेनिक एसिड है, थोड़ा सा पानी के साथ। तो ये क्या देता है, ये Ag देता है और HNO3 देता है और H3PO4 देता है। तो अब यहां पर अगर हम देखें रिडक्शन ऑफ सिल्वर इज सीन, और हम यहां देखें तो ये भी चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है फॉस्फोरस का। सो दिस रिएक्शन विल शो द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसी के साथ हमने शॉर्ट आंसर टाइप जो है कंप्लीट कर लिया था। ज्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री वाले क्वेश्चंस में टाइम लगा, नहीं तो ज्यादातर वो सिंपल था। नाउ लेट अस डू मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैच द फॉलोइंग के पहले क्वेश्चन में क्या है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो अगर हम देखें XeO3 जो कि बी है, इससे ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यही आया मेरे आंख में पहले। बट XeO3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल दिख रहा है, पिरामिडल दिख रहा है, सॉरी।
तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है एंड दिस इज पिरामिडल, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ है। तो आपका बी जो है वो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। अब हम देख लेते हैं ए का। XEF6 का क्या है, एफ 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 XEF6, ये रहा XEF6 का, देख सकते हैं। और ये हमें लग रहा है ऑक्टाहेड्रल होता है, बट यहां पर क्या होता है कि जीनॉन का अभी भी एक लोन पेयर बचा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्लोरीन है और जीनॉन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम देख सकते हैं रिपल्शन। अब इसी रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए जो ये वाला फ्लोरीन है वो यहां से हटके थोड़ा ऐसे आ जाता है, तो ये डिस्टॉर्शन कॉज कर देता है ऑक्टाहेड्रल में, राइट। सो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि ये sp3d3 तो है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो दैट मैचेस ए विथ 1। अब हमारा जो ऑप्शन जिसमें A1 है और B3 है वो खाली ऑप्शन नंबर 1 है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 59th क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम देखें, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 इज बेसिकली टेलिंग कि मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ given in column 1 with the type of oxide given in column 2। तो हमें देखना है कि ये जो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल है या ये एसिडिक है या ये कैसा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में NO2 और इन सब के बारे में देखा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि उसको वो कैसे करते हैं तो एनसीईआरटी के टेबल्स जरूर रेफर कर लेना, वहां पर हर वो दिखता है कि जैसे देखो BI बेसिक है ऑक्साइड, MN का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, राइट। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला Mn2O7 जो है वो बेसिक होता है, ठीक है, एंड PbO3 PB3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, सॉरी ये न्यूट्रल है। N2O, N2O तो हमने वहां भी देखा था एनसीईआरटी में, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। एंड बचा क्या, Bi2O3, सो दैट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो क्या होता है कि हमें पता नहीं कैसे चलेगा कि ये बेसिक है या एसिडिक है। जैसे अभी मैंने लिख दिया कि Mn2O7 इज बेसिक या BiN2O इज एसिडिक या ये मिक्स्ड है, तो हमें पता कैसे है कि कौन सा बेसिक है कौन सा ये है। तो उसी लॉजिक्स का ये देख लेते हैं हम, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक बेसिक ऑक्साइड वो होगा जो हाइड्रोलिसिस पे एक बेसिक सोल्यूशन देगा, और एक एसिडिक ऑक्साइड वो होगा जो हाइड्रोलिसिस पे एक एसिडिक सोल्यूशन देगा। न्यूट्रल मतलब वो कोई सोल्यूशन नहीं देगा, और उसी के साथ हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड होगा मतलब दोनों देगा। तो हमें पता है N2O पे अगर हम कुछ हाइड्रोलाइज करें तो हमें क्या आता है, एक एसिड आता है नाइट्रोजन का, इसीलिए हमारा N2O जो है वो एसिडिक है। दैट मीन्स B इज गोइंग विथ 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो फिर से गलत है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ACD में कौन सा वो होगा डिफरेंस, जिसमें भी होगा तो वो डायरेक्टली वो वाला हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखें कि PB3O4 जो कि हमारा ये है, ये एक्चुअली में ऐसे होता है, ये बनता है PbO और PB2O3। अब ये दो ऑक्साइड्स के साथ बन रहा है ना, तो ये मिक्स्ड हो गया, ठीक है। मतलब हमारा जो E है वो जा रहा है 4 के साथ, तो A जा रहा है 4 के साथ, B जा रहा है 2 के साथ, और सॉरी 2 क्या है, हाँ, ओ आई एम सो सॉरी गाइज, ये एसिड नहीं देता है, ये एक न्यूट्रल, ये एक सोल्यूशन देगा जो कि होता है न्यूट्रल,
राइट। एनसीईआरटी के टेबल में इसका जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल था, तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड देता है। एंड अगर हम देखें तो फिर B जा रहा है 1 के साथ, ए जा रहा है 4 के साथ, तो 60th क्वेश्चन का जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर जहां A4 के साथ जा रहा है, B1 के साथ जा रहा है, 2 है। ठीक है। NO2H2O में एक सोल्यूशन देगा जो न्यूट्रल है, एनसीईआरटी टेबल में गिवन है ये। ठीक है। और PB3O4 जो है वो PBO से बनता है, PB2O3 से बनता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि चैल्कोजेंस बेसिकली होता है जो हमारा ग्रुप 8 और उसके एलिमेंट से बना होता है। तो अगर हम जैसे देख लें, ठीक है, बी को 2 से मैच कर सकते हैं, लेकिन चैल्कोजेंस को बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलर कंपाउंड्स जो ग्रुप 2 के हैं वो हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब हमारे चैल्कोजेंस बोलाए जाते हैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि डी जा रहा है 2 के साथ, तो डी किसके साथ जा रहा है? 2 के साथ, तो 1 और 2 ही हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बी या ए में सिमिलर वो ढूंढ लो तो वो हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि बी और ए में क्या है। तो ए अगर हम देखें H2SO4, अब H2SO4 जो है वो बैटरीज में यूज होता है, दैट इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब क्योंकि वो बैटरीज में यूज होता है इसीलिए हम बोलते हैं स्टोरेज बैटरीज में ज्यादा यूज होता है, सॉरी, मतलब या। तो ए जो है वो जा रहा है हमारा 4 के साथ, और जो हमारा डी जा रहा है वो जा रहा है 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ। चैल्कोजेंस इज ऑप्शन 2। तो दिस इज क्लियरली जस्ट ऑप्शन 1। ठीक है, दिस इज क्लियरली जस्ट ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 बेसिकली वो बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो उसका, जो हमारा कॉलम 1 है उस एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ लो और वो दे दो तुम कॉलम 2 के साथ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है कायदे से, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग कर लोगे। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नंबर 2 है। ओके, तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नंबर 2। नाउ 63rd क्वेश्चन। 63rd क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम्स 1 एंड 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। It is used in modern day diving apparatus. It is a product provide inert atmosphere for filling air bubbles, and its central atom hybridization is sp2d3, sorry d2। ओके। तो अगर हम बात करें कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो XeF6 का अगर हम देखें, ओके, XeF6 को जब हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब सबसे कम 2, तो वो देता है हमें XeO3 और HF। अब यहां पर हम देखें तो क्या है, जीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, एंड इसमें से हम देखें तो यहां पर भी जीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, राइट। अब क्योंकि दोनों केसेस में जीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो हम देख सकते हैं कि ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है, तो दैट शोज दैट ए इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अब, इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डे डाइविंग apparatus, तो आजकल की डाइविंग apparatus में हम हीलियम यूज करते हैं। ठीक है। तो दिस इज गिवन इन द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट इन एनसीईआरटी। ठीक है। तो उसमें अगर तुम देखोगे तो ये मिल जाएगा, और ये देता है बी को ऑप्शन 1 के साथ। तो जहां ए ऑप्शन 2 के साथ है एंड बी ऑप्शन 1 के साथ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओवर देयर। सो उसके साथ हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाता है। अब बचा है 2, लॉन्ग आंसर टाइप एंड असर्शन रीजन। और अगर हम देखें तो ज्यादातर जैसे लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है,
ओके, लेट्स जस्ट डू द लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस और फिर हम बाकी का कर लेंगे। एंड अमॉर्फस सॉलिड ए बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ गैस बी विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब बी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। बी कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो टर्न्स वो मिल्की। ओके, नाउ एंड द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एज अ बाय प्रोडक्ट बाय रोस्टिंग सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर है, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि वो क्या है, बी सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा। अब क्योंकि बी सल्फर डाइऑक्साइड है, अब ए वो बोल रहा है अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो कायदे से तुम्हें ए भी मिल जाएगा, तुम सल्फाइड ओर से कुछ निकालोगे तो वो क्या देगा, सल्फर देगा। और कौन सा सल्फर देगा, अमॉर्फस S8 सल्फर होता है, ठीक है। तो कंपाउंड बी तुम्हें मिल गया, ए मिल गया S8 और बी मिल गया SO2, ठीक है। अब तुम्हें आर करके ये सारे रिएक्शंस बताने, तो जब हम रिएक्शंस बोलेंगे तो S8 प्लस O2 देता है SO2। फिर तुम लाइम वाटर ले लो जो कि CaOH ट्वाइस है, उसको SO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो वो CaSO3 देगा। KMnO4 के साथ करोगे तो वो MnO4 माइनस, जब SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस देता है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस का है। एंड फाइनली reduces Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो ये तुम्हारे सारे रिएक्शंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। ऑन हीटिंग लेड टू नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस ए ऑन कूलिंग चेंजेस टू अ कलरलेस सॉलिड बी। ओके, यहां पर अगर आपको याद है हमने पढ़ा था NO2 जो मोनोमर है, गैस होता है, और N2O4 जो कि डाइमर है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये जो गैस है ये ए है, क्योंकि NO2 का कलर कैरेक्टरिस्टिक कलर है रेडिश ब्राउन, ठीक है। मतलब ए ये है तो बी ये होगा। अब बी ऑन हीटिंग विथ NO ये चेंजेस टू अ ब्लू कलर सॉलिड 2। तो क्या होता है जब तुम NO2O4 को लेते हो और तुम उसे हीट करते हो तो ये दो चीजें देता है, ये देता है N2O3 प्लस N2O4 वापस, मतलब तो मेन अभी ये हटाते थे, N2O3 पे फोकस करते हैं। अब N2O3 का जो कलर है वो होता है डीप ब्लू या ब्लू, सो दैट इज वाई N2O3 इज ऑप्शन इज सी। अब N2O4 का स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। N2O4 के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जो कि ऊपर कहीं पर ही डिस्कस करा था हमने, यस सॉरी, ओके, मेरे को अभी N2O4 का स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने डिस्कस जरूर करा था यहाँ पर कि वो मोनोमर क्यों होता है गैस स्टेट में और ये क्यों होता है। तो N2O4 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया है। और N2O4 का अगर हम स्ट्रक्चर, N2O3 का क्या है, N2O4 में से एक सिंगल बॉन्ड O माइनस निकाल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 अगर हम देखें, ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स अ गैस बी विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ओके, ओके, तो एक काम करते हैं कि यहां पर तुम्हें रिएक्शंस लिखने हैं बहुत सारे। ओके, ए गिव्स बी जो कि है दिस गैस, और बी ऑन रिएक्शन विथ एयर 3 moles of H2 एंड गिव्स अनदर गैस H2 कैटलिस्ट में C देता है। गैस C इज ऑक्सीडेशन ऑन गिव्स D, आइडेंटिफाई A to D एंड गिव्स ये। ओके, A गिव्स B विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो तुम्हें पता है B क्या है तुम्हारा, N2 है, और A क्या होगा फिर, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ठीक है। तो ये N2 देगा। अब N2 को तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो अमोनिया देगा, हीबर्स प्रोसेस NH3। ओके, अब NH3 का तुम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, मॉइस्ट एयर में, मतलब O2 के साथ, तो वो D देगा। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या देता है, NO देता है, तो NO देगा। और NO को जब तुम वापस हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइन ऑक्सीजन पे दोगे तो NO जो है वो NO2 देगा, एंड देन वो हाइड्रोलिसिस करके एसिड रेन का पार्ट देगा जो कि है हमारा एसिड
HNO3। तो अगर मैं रिएक्शंस बताऊं तो पहला है NH4NO2 जो कि N2 देता है हीटिंग पे, N2+3H2 देता है NH3, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का हमने डिस्कस कर दिया है, NO+O2 देता है NO2, ठीक है, एंड NO2 को जब तुम हाइड्रोलाइज करोगे तो तुम्हें HNO3 आएगा। तो दैट इज 72nd क्वेश्चन। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया है कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। अब देखो, जो हमारा असर्शन रीजन है हमने ये एक्चुअली डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि जैसे N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। क्यों क्यों होता है ऐसा? हमने देख रखा था कि पिछले लेक्चर में हमने ये देख रखा था कि जो ये N2 है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उनका कम है, क्योंकि N का ट्रिपल बॉन्ड है, P4 में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एंड HNO3 मेक्स आयरन पैसिव। HNO3 डज मेक आयरन पैसिव, लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर इज नॉट द रीजन। वो है क्योंकि आयरन पैसिव बनता है क्योंकि ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सिमिलरली 64 में असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 66 देखिए, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ KI विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये हमने कल डिस्कस कर दिया था। और अगर हम देखें 69 हमने आज ही डिस्कस किया था, ओके। और 68th क्वेश्चन, NaCl reacts with concentrated H2SO4 to give colorless fumes of pungent smell. By adding the fume become greenish yellow. तो ये बेसिकली इसका रीजन क्या है कि जो तुम्हारा NaCl है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और HCl देगा। अब जब तुम MnO4 डालोगे, HCl रेड्यूस होके वो क्लोरीन दे देगा। तो इस केस में अगर हम देखें, असर्शन सही है, और रीजन जो है MnO2 HCl को, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए हमें ग्रीनिश येलो गैस देगा। तो रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने हमारा असर्शन रीजन भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा पी ब्लॉक का चैप्टर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो स्टोक्योमेट्री के साथ कंबाइन करके थोड़े बहुत आपको अच्छे क्वेश्चन दे सकते हैं। अब प्रैक्टिस करिए, ये हो जाएगा। ओके ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।